हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवतसु। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 6 करेंगे। ये चैप्टर है आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम एडल्ट लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एडल्ट लर्निंग क्या होती है, पूरा सिस्टम सीखेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एडल्ट लर्निंग के बारे में। क्या होता है एडल्ट लर्निंग? देखिए, होता क्या है भाई, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं सिखाते हैं तो उनका तो मतलब जैसे वो बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसे चाइल्ड लर्निंग कहते हैं, उसे पेडागॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेडागॉजी। ठीक है, लेकिन फिर आता है हम जैसे लोग। हम क्या हैं? एडल्ट हैं, वयस्क हैं। प्रौढ़ शिक्षा बोलते हैं हिंदी में, वयस्क लोगों को सिखाना। अब ये बच्चों को सिखाना, स्कूल जाना पढ़ना अलग चीज़ हो जाती है, और हम जैसे लोगों को पढ़ाना सिखाना अलग चीज़ हो जाती है। तो हमें कैसे पढ़ाया सिखाया जाए, उसी के बारे में बात की जा रही है। जैसे भाई, आप बैंक में चीफ मैनेजर हैं, आपको कुछ सिखाना है। जैसे मैं सीआईबी आपको सिखा रहा हूँ, बैंक प्रमोशन से रिलेटेड चीज़ें सिखाऊं, या आपको कोई ट्रेनिंग दी गई उसमें सिखाने की कोशिश की जा रही, तो कैसे आपको डिलीवर किया जाए? क्यों? क्योंकि भाई आप बच्चे तो हैं नहीं कि छोटे से बच्चे हैं, आप स्कूल भेजे गए और आप पढ़ेंगे बैठ करके। इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। आप काफ़ी एजेड हैं, पहले से एक्सपीरियंसड हैं, अब लर्निंग वर्निंग में उतना मज़ा आ नहीं रहा है, तो कैसे सिखाया जाए, उसी के बारे में फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट एडल्ट एजुकेशन रिसेंट फिनोमेना, बट इट इज़ नॉट सो। मतलब लोगों को लगता है कि एडल्ट एजुकेशन जल्द की आई हुई चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि प्राचीन काल में भी पढ़ाया जाता था। इन एंशिएंट टाइम ग्रेट टीचर्स लाइक कन्फ्यूशियस, लियो टॉलस्टॉय, हिब्रू प्रोफेट, सुकरात, प्लूटो, अरिस्टो वर टीचर्स ऑफ एडल्ट्स। मतलब प्राचीन काल में भी ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यंग मतलब एडल्ट लोगों को, मतलब वयस्क लोगों को सिखाया है। सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, कन्फ्यूशियस, इन सभी को टीचर कहा गया एडल्ट का। टू दीज टीचर्स लर्निंग वाज अ प्रोसेस ऑफ एक्टिव इंक्वायरी ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर्स। यानी कि अगर एडल्ट व्यक्ति को सिखाना है, वयस्क व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो 30, 35, 40 साल का है, उसको अगर सिखाना है तो क्या माना जाएगा कि लर्निंग वाज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिव इंक्वायरी ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। लर्नर के तरफ से एक्टिव इंक्वायरी की जाती है, उसे ही लर्निंग कहा गया। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे मैं अगर आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो आप ऐसे मेरी बात को ऐसे नॉर्मली नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे। बच्चे क्या है, मैंने बताया ए फॉर एप्पल, दे आर गोइंग फॉर, ठीक है सर ने कह दिया ए फॉर एप्पल, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ए फॉर एप्पल बोलूँगा तो सर आप बोलोगे एयरप्लेन भी तो हो सकता है, एयर भी तो हो सकता है, लाइक दैट। ओके, तो वही बोलता है कि इन टीचर के हिसाब से, कौन टीचर, कॉन्फ्यूशियस वगैरह, इनके हिसाब से लर्निंग वाज ए प्रोसेस ऑफ एक्टिव इंक्वायरी ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। लर्नर की तरफ से एक्टिव इंक्वायरी की जाती थी। दे इन्वेंटेड टेक्निक फॉर इन्वॉल्विंग द लर्नर्स इन एक्टिव इंक्वायरी। और इन लोगों ने टेक्निक ईजाद करके रखी हुई थी कि कैसे जो एडल्ट लोग हैं उनको इंगेज रखा जाए, कैसे उनको व्यस्त रखा जाए, उनको एक्टिव इंक्वायरी के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। ओके, अब जैसे इन केस ऑफ चाइल्ड लर्निंग, बच्चों की लर्निंग में क्या होता है, द टीचर हैज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग ऑल द डिसीजन अबाउट व्हाट शुड बी लर्न, हाउ इट शुड बी लर्न, व्हेन इट शुड बी लर्न, एंड इफ इट हैज बीन लर्न। मतलब बॉस कौन है? बच्चों को पढ़ाने के दौरान, चाइल्ड लर्निंग के दौरान बॉस टीचर है, उसे ही सब कुछ डिसाइड करना है। आपको क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, सारी जिम्मेदारी उसी के सर पे होती है। बच्चे का कुछ नहीं है। बच्चा पैसिव रोल रखता है। कैसा रोल रखता है? द स्टूडेंट वाज लेफ्ट पैसिव, उसका कोई नहीं है। उसको स्कूल आ गया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके स्कूल गए, उनको क्या पता है आज क्या पढ़ना है, हमें नहीं पता है, जो पढ़ाएंगे सर हम पढ़ लेंगे, बात खत्म हो जाती है। ऐसा एडल्ट एजुकेशन में नहीं होता है। When adult education is organized with the model available for children known as pedagogy, it does not give the desired result. लेकिन देखो, बच्चों को पढ़ाना पेडागॉजी कहलाता है। बच्चों को पढ़ाने को क्या बोलते हैं? चाइल्ड एजुकेशन को पेडागॉजी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जो बच्चों के लिए मेथड है पढ़ाने का, पेडागॉजी का मेथड है, वही अगर एडल्ट लोगों पर अप्लाई करेंगे तो हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। वैसा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि एडल्ट लर्निंग इज मोर लर्नर सेंट्रिक रेदर देन टीचर सेंट्रिक। बच्चों को पढ़ाने में सर्वे सर्वा कौन होता था? टीचर होता था, है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? टीचर।
तो बच्चों में ये टीचर सेंट्रिक होती है, जबकि एडल्ट लर्निंग लर्नर सेंट्रिक होती है, यानी कि लर्नर पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि वो क्या चाहता है। ठीक है, अल्टीमेटली 1920 से 30 के दौरान कुछ थॉट दी गई एडल्ट लर्निंग को। मतलब कहने का ये हुआ कि अरस्तु और टॉलस्टॉय वगैरह तो सिखाते थे प्राचीन काल में, लेकिन 1920-30 में आकर के एक प्रॉपर थिंकिंग दी गई लर्निंग, एडल्ट लर्निंग के बारे में। इट वाज लिंडमैन्स वर्क which can be cited as the first instance of defining the perspective of adult learning। तो पहले व्यक्ति लिंडमैन को हम मान सकते हैं जिन्होंने प्रयास किया एडल्ट लर्निंग को डिफाइन करने का। एडल्ट लर्निंग को डिफाइन करने का प्रयास सबसे पहले लिंडमैन ने किया हुआ है। ही एक्सप्लेन्ड हिज आइडिया ऑफ एडल्ट एजुकेशन एज, उन्होंने अपना एडल्ट एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया, उनका आइडिया था अ कोऑपरेटिव वेंचर इन नॉन अथॉरिटेरियन इनफॉर्मल लर्निंग। ठीक है, तो मतलब ये एक कोऑपरेटिव वेंचर है भाई, एडल्ट लर्निंग है। आपको मैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता, आप कोऑपरेट करेंगे तभी मैं सिखा पाऊंगा, राइट। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे से भी बड़ी एज के होंगे, मे बी 40, 45, 50 साल के एज हमारे सर लोग होंगे यहाँ पर जो हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कोऑपरेटिव वेंचर ही हो सकता है। मैं उनके साथ में डिसरेस्पेक्टफुल नहीं हो सकता कि आप ऐसा नहीं करें, आप ऐसा नहीं करें, ओके। तो ये इस काइंड ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर होता है, नॉन अथॉरिटियन। अब आप सोचिए, आप मेरे से एज में 50-55 साल के हैं, तो मैं तो आपको सर ही कह करके संबोधित कर सकता हूँ। मैं आपके ऊपर अथॉरिटी थोड़ी ना दिखा सकता हूँ कि सुनो तुमको ये करना है। आई कांट से दैट, ओके। बच्चों में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। तो ये एक कोऑपरेटिव वेंचर है। क्या एडल्ट लर्निंग में कोऑपरेशन होता है दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टी मतलब लर्नर और टीचर के बीच में। अथॉरिटी किसी को नहीं मिलती है। इनफॉर्मल लर्निंग है। इनफॉर्मल लर्निंग मतलब ऐसा नहीं, फॉर्मल लर्निंग ऐसी होती है कि स्कूल गए और पढ़ा, फॉर्मल। इनफॉर्मल जैसे मौके पर पढ़ रहे हैं, तो आप लर्निंग कर रहे हैं लेकिन इनफॉर्मल वे में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको मैंने एक कॉलेज में बुलाया हुआ है, वहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सी मेज लगी, लाइक दैट इट्स नॉट हैपनिंग, ओके। द चीफ पर्पज आज व्हिच द चीफ पर्पज ऑफ व्हिच इज टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, अ क्वेस्ट ऑफ माइंड व्हिच डिग्स डाउन टू द रूट ऑफ द प्री कॉन्सेप्शन व्हिच फॉर्मुलेट आवर कंडक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है जो आपको एडल्ट लर्निंग करवाई जा रही है, वहाँ चीफ पर्पज क्या है, टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपने पहले से अनुभव किया है उसके मायने समझने का हम यहाँ पर प्रयास करते हैं। आपका जो दिमाग है वो एक खोज पर निकलता है, डीप डाउन जो है वो रूट्स को खोजने की कोशिश करता है, आखिर हो क्या रहा है, वाई, क्यों आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं। इसके पीछे का यही वजह है, क्यों, क्योंकि आपको जानना होता है कि हम कोई भी बात क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्यों का ही आंसर हो जाए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम पढ़ क्यों रहे हैं तब और बातें आगे बढ़ती हैं, ओके। तो वही बोल रहा है, अ टेक्निक ऑफ लर्निंग फॉर एडल्ट्स व्हिच मेक एजुकेशन कॉन्टरमिनस विथ लाइफ एंड हेंस एलिवेट्स लिविंग इटसेल्फ टू द लेवल ऑफ एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट। मतलब इनका कहने ये है कि एक टेक्निक होती है लर्निंग की एडल्ट के लिए जो एजुकेशन को काबिल बनाती है, मतलब यूजफुल बनाती है लाइफ के लिए। यानी कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर हमने जो कुछ भी सीखा उसको अपनी लाइफ में अगर उतारेंगे तो उसकी वजह से हमारी लिविंग जो है एलिवेट होगी, सुधरेगी और एक बेहतर एडवेंचरस एक्सपीरियंस जो है हमें मिलेगा। ये इनकी डेफिनेशन है, काम भर का समझते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इनका आइडिया क्या था, सिंपल अगर मैं बात करूं तो इनका एडल्ट एजुकेशन के बारे में था, ये कोऑपरेटिव वेंचर होता है, नॉन अथॉरिटेरियन होता है, इनफॉर्मल लर्निंग होती है। ठीक है, बस कोऑपरेशन होता है दोनों का, टीचर और लर्नर का, कोई किसी पर अथॉरिटी नहीं दिखाता है, और फॉर्मल तरीके से ये नहीं होता है, इनफॉर्मल तरीके से लर्निंग यहाँ पर होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पेशल एफर्ट टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड एडल्ट लर्निंग इंक्लूड एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। मतलब कि पहले तो ये आगे लिंड्समैन, ठीक है, उसके बाद में एक और लोग का जिक्र होता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। अर्ली एक्सप्लेनेशन दैट एबिलिटी टू लर्न डिसमिसेस विथ एज which subsequently was modified to that it is the speed of the learn that dismisses and not the power of learn। समझाता हूँ, मतलब इसका ये है कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ये कहा कि लोगों को ये लगता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे ही आपकी सीखने की क्षमता घट जाती है। लोग ये मानते हैं, एक बच्चा जो 25 साल से 30 साल का है उसको CIB प्रिपेयर करनी हो तो वो ज़्यादा जल्दी कर लेगा, और एक कोई व्यक्ति है
से कि वो 50 से 55 साल का है, तो उसके लिए ये काम जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? क्योंकि हमें लगता है कि सर अब 50 साल के हो चले हैं, ये उतनी मतलब जो है इनकी जो लर्न करने की क्षमता है वो घट गई है, एबिलिटी टू लर्न जो है वो रिड्यूस हो गई है, डिमिनिश हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। लर्न करने की क्षमता सेम रहती है। अब ये कमाल की बात है कि लर्न करने की क्षमता 25 से 30 साल के बच्चे में भी वही, और 50 साल से 55 साल के एडल्ट व्यक्ति में भी सेम रहती है, सेम रहती है। बस केवल स्पीड घट जाती है। ओके, क्या घटती है? स्पीड टू लर्न डिमिनिश करती है। ध्यान देंगे, क्षमता उतनी ही है। पहले भी तुम 100 पेज याद रख सकते थे, आज भी आप मतलब 30 साल की एज में भी 100 पेज याद रख सकते थे, और 50 साल की एज में भी 100 पेज याद रख सकोगे। क्षमता सेम है। फर्क क्या है कि पहले वो जब आप कम उम्र के थे तो 100 पेज याद करने में हो सकता है आपको 1 महीने लगते हो, 30 दिन लगते हो। अब वही 100 पेज याद करने में आपको 60 दिन 70 दिन चाहिए। तो योर स्पीड टू लर्न रिड्यूसेस, कैपेसिटी नहीं घटती। ये बड़ा ही मतलब पॉइंट अच्छा है कि आपकी कैपेसिटी नहीं घटती है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए बैंक प्रमोशन वगैरह की तैयारी जो ज़्यादा रैंक पर होते हैं, चीफ मैनेजर, एजीएम, डीजीएम, तो उन लोगों को ये कन्फ्यूजन बनती है कि यार वो दौर दूसरा था, पहले बैठ के पढ़ लेते थे, अब वो उतना नहीं हो पाता है। तो सर ऐसा नहीं है, आप धीरे पढ़ रहे हैं, क्षमता उतनी ही, आज भी आप उतने ही काबिल नहीं जितने पहले थे, बस केवल आपकी स्पीड घट गई है। ओके, दस अ न्यू टर्म एंड्रोगॉजी वाज कॉइन्ड टू डिफरेंशिएट एडल्ट लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम दैट ऑफ चाइल्ड लर्निंग। ठीक है, तो मतलब पेडागॉजी हुआ बच्चों की लर्निंग के लिए, और एंड्रोगॉजी एक शब्द जो है सामने आता है एडल्ट एजुकेशन के लिए, एडल्ट लर्निंग के लिए। ठीक है, तो कुछ बातें हमें लगता है यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है एडल्ट लर्निंग के बारे में कि लोगों को लगता है कि ये एडल्ट लर्निंग अभी जल्दी ही में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में भी हमारे पास कन्फ्यूशियस, लियो टॉलस्टॉय है ना, उसके बाद में सुकरात, प्लूटो, अरिस्टो वगैरह जैसे टीचर होते थे जो कि टीचर ऑफ एडल्ट्स ही कहलाते थे। इनका काम ही था बड़े लोगों को शिक्षित करना, है ना। इनकी शिक्षाएं जो थी प्लूटो वगैरह, अरिस्टो वगैरह की, यंग लोगों के लिए नहीं थी, वो जो लोग एजेड हैं उनके लिए ही ज़्यादा फायदे का सौदा हुआ करती थी। ठीक है, तो इन टीचर ने माना था कि लर्निंग जो है एक प्रोसेस है, लर्निंग एक प्रोसेस है जहाँ पर एक्टिव इंक्वायरी लर्नर के द्वारा की जाती है। ठीक है, लर्नर हमेशा एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। जैसे लाइव क्लास में लेता हूँ तो उद्देश्य यही है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहें, आप अपने मन में क्यूरियोसिटी रखें कि पूछे मेरे से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ इन्होंने बताई कि लर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें एक्टिव इंक्वायरी होनी चाहिए, किसके? लर्नर के एंड से। ठीक है, चाइल्ड लर्निंग के केस में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने टीचर के कंधों पर रख दी है। क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना, कहाँ पढ़ाना, कैसे पढ़ाना, वो सारी जिम्मेदारी टीचर के एंड पर होती है। बच्चा पैसिव होता है, स्टूडेंट इज पैसिव, उसको मतलब ही नहीं है। उसको क्यों मतलब नहीं भाई? उसको मतलब क्या रखना? पैसिव रहेगा तभी तो ठीक है। वो कहाँ टीचर से लड़ लेगा जाकर के, 2 थप्पड़ पड़ जाएगा उसको, है ना। लेकिन अगर एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए एडल्ट एजुकेशन में जो पेडागॉजी है, बच्चों की एजुकेशन का कॉन्सेप्ट फेल होता नजर आता है। वो कॉन्सेप्ट हम एडल्ट लोगों के ऊपर लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडल्ट लर्निंग कैसी होती है? लर्नर सेंट्रिक होती है। एडल्ट एजुकेशन लर्नर सेंट्रिक है, आपके ऊपर निर्भर है। मैं कितना भी पढ़ा दूं, 8 क्लास ले लूँ, 10 क्लास ले लूँ, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एडल्ट लर्निंग है और ये लर्नर सेंट्रिक है, आपके ऊपर निर्भर है। आपको मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, आपको अगर टाइम नहीं है सर तो मैं क्या कर सकता हूँ? कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चों का होता तो वहाँ पर टीचर सेंट्रिक होती। अगर बच्चे मेरे पास आ रहे होते तो उनको मैं रोज बुलाता, हर हाल में, बीमार ना हो तो मेरे पास आओ, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो वहाँ पर क्या है? टीचर सेंट्रिक है। किसको? पेडागॉजी में। और एंड्रोगॉजी में लर्नर सेंट्रिक। याद रखिएगा, ठीक है। 1920-30 के दौरान में कुछ थॉट दी गई एडल्ट लर्निंग को। सबसे पहले लिंड्समैन का वर्क है जिसमें एडल्ट लर्निंग की डिफाइन करने की कोशिश की गई। लिंड्समैन ने ये डिफाइन किया कि एडल्ट एजुकेशन जो होती है कोऑपरेटिव वेंचर होता है, दोनों पार्टियां कोऑपरेट करती हैं। दोनों पार्टी मतलब टीचर और लर्नर, ठीक। नॉन अथॉरिटियन होता है, कोई किसी पर दबाव नहीं दे सकता है, कोई के ऊपर अथॉरिटी नहीं बन सकता है कि मैं डीजीएम हूँ, मैं जीएम हूँ, कोई मतलब नहीं इस बात का, ठीक है। इनफॉर्मल लर्निंग होती है, फॉर्मल तरीके से हम यहाँ पर सीखने का काम नहीं करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। ओके, स्पेशल एफर्ट जो है डिफाइन करने और अंडरस्टैंड करने में एडल्ट लर्निंग को दिया गया है। किसको? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने बताया कि लोगों की लर्न करने की क्षमता सेम रहती है, एज से कोई लेना देना नहीं है। एज से क्या लेना देना है? आपके लर्न करने की स्पीड घट जाती है बस। जब आपकी एज ज़्यादा होगी, जब आप 60-70 साल के होंगे तो कुछ नया सीखने में आपको ज़्यादा समय लगेगा। क्षमता आज भी उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी। यू हैव सेम कैपेबिलिटी, जो पहले थी वो आज ही कैपेबिलिटी, लेकिन अब धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को, बस जब एज बढ़ जाएगी तो ठीक है। तो इस तरीके से एंड्रोगॉजी एक नया टर्म है जो एडल्ट एजुकेशन के लिए होता है और चाइल्ड एजुकेशन या चाइल्ड लर्निंग के लिए पेडागॉजी टर्म यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग की बात करेंगे। तो टोटल 7 जो है सिद्धांत हैं एडल्ट लर्निंग के,
देयर आर टोटल 7 प्रिंसिपल्स। तो 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, सेल्फ डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, एक्सपीरियंशियल, मेंटरशिप, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन और रेडीनेस। ठीक है, तो एडल्ट लर्निंग में ये चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब कहने का ये चीज़ें होती हैं। एडल्ट लर्निंग जब होगी, जैसे आप जब सीख रहे हैं तो ये सारे 7 सिद्धांत यहाँ पर आ रहे हैं। सेल्फ डायरेक्टेड है, लर्निंग एट वंस ओन पेस इन वंस ओन वे, मतलब आप जो है अपनी मतलब अगर आपको मैं सिखा रहा हूँ तो आपकी लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड होगी। आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से और मेरे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। मेरा कहने मतलब ये है, ठीक है। आपको लगेगा टाइम तो पढ़ेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन अथॉरिटेन होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल, लर्निंग कैन चेंज वन पर्सपेक्टिव ऑन द वर्ल्ड एंड वाइस वर्सा, मतलब लर्निंग करने से आपका दुनिया के प्रति नज़रिया और दुनिया को देख करके आपका अपना नज़रिया एक दूसरे के प्रति बदल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशनल होता है, यानी कि लर्निंग से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आप में बदलाव आते हैं। लर्निंग जो है चेंज कर सकती है किसी का पर्सपेक्टिव, किसी के नज़रिए को बदल सकती है। एक्सपीरियंशियल, तो एक्सपीरियंशियल होता है फोकस ऑन डेवलपिंग लाइफ एक्सपीरियंसेस आर हैंड्स ऑन लर्निंग। यहाँ पर जो एडल्ट लर्निंग होती है वहाँ पर कोशिश की जाती है किस बात की, कि लाइफ एक्सपीरियंस को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। यह हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली सिखाने का प्रयास किया जाता है। अनुभव से सीखें देन की पढ़ाई लिखाई से सीखें, यहाँ ये उद्देश्य रहता है। मेंटरशिप, कोई ना कोई गुरु होगा आपका, ओके। लर्निंग फ्रॉम एन आउटसाइड मेंटर इन अ फील्ड, मतलब आपको जो सीखने का यहाँ पर एडल्ट लर्निंग करवाई जाएगी किसी मेंटर से, किसी वेल एस्टेब्लिश फिगर से, व्यक्ति से आपको सिखाया जाता है इस फील्ड में, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है एडल्ट नीड टू रिफ्रेम देयर इमोशंस एंड एजम्पशन अराउंड द एक्सपीरियंस एंड वैल्यू ऑफ द लर्निंग। अपना ओरिएंटेशन बदलना है। अब आपको जो कुछ भी लर्निंग हुई है आपकी, ठीक है, उस लर्निंग के आधार पर आपको अपना इमोशन और अपने एजम्पशंस को जो है रीफ्रेम करना होता है कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ नया सीखा है ना। जैसे मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज सिखाया तो उसके हिसाब से आप अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंस के आधार पर आपने इमोशंस और एजम्पशंस को बदला कि अच्छा ऐसा होता है क्या, ओके ओके, हाँ दिस वाज हैपनिंग, ओके। तो ओरिएंटेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए होगा। जनरली एडल्ट विल गेट मोटिवेटेड इंटरनली, यानी सेल्फ मोटिवेशन। यहाँ पर क्या होता है कि मोटिवेशन आपको खुद ही मिलेगा, बच्चों का ऐसा नहीं है। इन कंट्रास्ट टू द चिल्ड्रन हु आर मोस्टली बाय देयर पेरेंट्स एंड देयर रूल आर रिक्वायरिंग देयर एजुकेशन, मतलब कह रहे हैं बच्चे कैसे मोटिवेट होते हैं, माँ बाप की पिटाई से, उनके डांटने से, है ना, उनके समझाने से, या फिर जो है उनको स्कूल जाना ही है, मजबूरी है, रूल ऐसा बना हुआ है, डेली स्कूल जाना है, तो इस वजह से वो मोटिवेट होते हैं। लेकिन हम लोगों का मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेट होते हैं हम। किसी के कहने पर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। रेडीनेस, as a child mature they reach to certain threshold of learning readiness, but adults have already undergone this process and need to rely on past experience and life changes to develop a renewed readiness। मतलब इनका कहने का ये है कि जैसे जैसे बच्चा मेच्योर होता है, कोई भी बच्चा है वो मेच्योर होगा तो एक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचता है कि हाँ अब कोई सी भी चीज़ उसको दी जाए तो वो तुरंत ही सीख जाता है। हम 10वीं 11वीं 12वीं तक जब सीखते हैं तो हमारा नज़रिया अलग होता है, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन वगैरह करने जाते हैं तो हमारा नज़रिया एकदम अलग हो चुका होता है। अब हम लर्निंग के लिए रेडीनेस हमारी होती है कि मतलब आप कोई भी चीज़ सिखाओ हम तैयार बैठे हैं, हमें सब समझ में आता है। एडल्ट के केस में क्या है भाई, हम ये सब स्टेज पार कर चुके हैं, ग्रेजुएशन वगैरह सब हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो ऐसे में हमारी स्थिति क्या होगी, हम अपने पीछे के अनुभवों पर या कोई ऐसा इवेंट हुए जिसके बाद हमारी लाइफ में चेंजेस वगैरह आए हैं, उसके आधार पर हम जो है रेडीनेस अपने आप को रखते हैं। मतलब कुछ भी सीखने के लिए हम इस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, पीछे के अनुभव से इन सब चीज़ों से जोड़ करके हम अपने आप को रेडी करते हैं। टुडे व्हाट वी अंडरस्टैंड commonly is that learning is concerned with bringing about the relatively permanent change as a result of experience। तो आज हम ये समझते हैं कि लर्निंग का क्या मतलब होता है कि आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज लाने की कोशिश होती है। आपके अनुभव के आधार पर जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं उसके आधार पर आपके बिहेवियर में, आपकी लाइफ में परमानेंट चेंजेस लाने का प्रयास किया जाता है। किसके थ्रू? लर्निंग के थ्रू, ठीक है। तो देयर आर इंडीड अ नंबर ऑफ थ्योरीज टू एक्सप्लेन हाउ वी लर्न। बहुत सारी थ्योरी हैं जो हमें बताती है कि हम लर्न कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 थ्योरी हैं, मैकेनिस्टिक थ्योरी, दूसरी है कॉग्निटिव थ्योरी और तीसरी है
ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी, इन तीनों थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है एंड देन वी विल टॉक अबाउट द वेरिएबल्स एंड ऑल। ठीक है, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो एडल्ट लर्निंग के कितने सिद्धांत है, क्वेश्चन याद रखें। देखिए इसमें क्वेश्चन में कम से कम ये याद रखें कि एडल्ट लर्निंग के कितने सिद्धांत हैं। तो फ्रेंड्स 7 होते हैं। कौन कौन से 7 हैं, अगर ना हो तो ये रेड वाले ध्यान रखें, बस तब भी काम चल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो 7 एडल्ट लर्निंग के 7 सिद्धांत होते हैं। पहला सेल्फ डायरेक्टेड है, यानी व्यक्ति खुद अपने हिसाब से लर्न करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे लर्न करेंगे उससे आपकी ज़िंदगी में चेंज होगा, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है। एक्सपीरियंशियल, यानी अनुभव के आधार पर ही, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग से, हैंड्स ऑन लर्निंग से आप चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। मेंटरशिप, कोई ना कोई ऐसा गुरु होगा आपका जो आपको सिखाएगा। ओरिएंटेशन क्या होता है, आप जैसा तो ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो कुछ भी आपकी एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आपकी लर्निंग है, उसके हिसाब से जो एडल्ट होते हैं उनको अपने इमोशंस और एजम्पशंस को रीफ्रेम करना पड़ता है अपनी। मतलब हो सकता है आपने पहले कुछ दूसरा सोचा रहा हो, लेकिन बाद में जब आपको लर्निंग हुई तो पता चला कि अच्छा हम गलत थे, हमारी एजम्पशन गलत थी। मोटिवेशन में जो एडल्ट्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको मोटिवेट करना मुश्किल है। बच्चों के केस में उनके पेरेंट्स मोटिवेट कर देते हैं 2-4 थप्पड़ दे करके, या फिर एज पर रूल उनको क्लास जाना होता है, टीचर पीटते हैं, काइंड ऑफ दैट मोटिवेशन वहाँ से आती है। एडल्ट के केस में मोटिवेशन मुश्किल है। रेडीनेस, भाई आपको अगर जो है CIB की तैयारी करने का मन ना हो तो कोई नहीं आपको प्रिपेयर करवा सकता है। इवन आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ हुए स्पाउस, जो कुछ भी है, कोई नहीं करवा सकता है। आपका खुद ही मन होगा तो ही आप ये कर पाएंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। रेडीनेस, बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक थ्रेशोल्ड पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो लर्निंग की उनकी रेडीनेस हो जाती है कि हाँ ठीक है, अब मैं कुछ भी पढ़ने और समझने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद में एडल्ट के केस में ऐसा नहीं है। एडल्ट के केस में क्या होता है कि पहले से ही हम दक्ष हैं ऑलरेडी, तो हम रिलाई करते हैं किस पर, पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, अपने लाइफ चेंजेज इवेंट्स पर, उनकी सहायता से हम अपने आप को रेडी करते हैं किस चीज़ के लिए, कि हम कुछ भी अब लर्न करने के लिए रेडी टाइप के हैं। ठीक है, अभी हम जो समझते हैं आज के समय में ये समझा जाता है कि लर्निंग का मतलब होता है कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आपके मतलब जो है व्यवहार में एक परमानेंट चेंज आ जाना ही लर्निंग कहलाती है। ठीक है, कई सारी थ्योरी हैं, 3 थ्योरी हैं फ्रेंड जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है हाउ बी लर्न। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, हाउ बी लर्न की कितनी थ्योरीज हैं, तो 3 थ्योरी हैं फ्रेंड्स। किसने बताया है, मैल्कम सेफर्ड नॉवेल्स। मैल्कम सेफर्ड नॉवेल्स ने कैटेगराइज किया है 3 सेट ऑफ थ्योरीज में कि हाउ बी लर्न, हम कैसे सीखते हैं, उसके 3 तरीके हैं। पहला है मैकेनिस्टिक या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। मैकेनिस्टिक या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी दोनों एक ही नाम है, मैकेनिस्टिक कहिए, बिहेवियरिस्टिक कहिए। दीज थियरीज होल्ड दैट लर्नर इज पैसिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये थ्योरी मानती है कि जो लर्नर है वो पैसिव है, यानी वही चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, सीखते नहीं हैं। तो ये थ्योरी मानती है कि इसमें लर्नर पैसिव है लर्निंग के दौरान। इफ़ वन इंट्रोड्यूसेस एन इनपुट इनटू अ ह्यूमन बीइंग यू विल गेट अ प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स। इसमें यह माना जाता है कि अगर हम कोई इनपुट या स्टिमुलस इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें एक प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे अगर हम बच्चे से पूछें कि ए फॉर, तो ही इज गोइंग टू डेफिनेटली से कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने एक इनपुट दिया, बदले में एक प्री डिटरमाइंड रिस्पॉन्स है। इन अदर वर्ड्स, लर्निंग अकर्स ओनली व्हेन अ लर्नर इज कंडीशन टू गिव द राइट रिस्पॉन्स टू गिवन स्टिमुलस। तो मतलब लर्निंग हम तभी मानेंगे कि हाँ लर्निंग हुई है जब जो लर्नर है वो सही रिस्पॉन्स दे। जो भी हम इनपुट देते हैं, जो भी हम स्टिमुलस देते हैं, उसके अगेंस्ट में अगर सही रिस्पॉन्स देता है तो फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलते हैं कि हाँ लर्निंग वाकई हुई है। फिर आता है कॉग्निटिव थ्योरी। दूसरी थ्योरी है फ्रेंड्स कॉग्निटिव। कॉग्निजेंस मतलब होता है नॉलेज, यानी कि माइंड आपका। कॉग्निटिव थ्योरी यानी माइंड, ब्रेन। दीज थियरीज इक्वेट मैन विद द ब्रेन। ध्यान रखिए कि कौन सी थ्योरी मैन को उसके ब्रेन से इक्वल मानती है, कॉग्निटिव थ्योरी मानती है। तो दीज थ्योरी इक्वेट मैन विद द ब्रेन, विथ हिज ब्रेन, बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन दैट वन थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स इज दैट दे पोजेस ब्रेन्स दैट आर कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मतलब ये इस बात पर आधारित होती है, कौन सी कॉग्निटिव थ्योरी किस बात पर आधारित होती है कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो दूसरों से अलग होते हैं। किस वजह से अलग होते हैं, क्योंकि इनके पास ब्रेन होता है और उस ब्रेन से ये क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, गहरे में सोच सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को अलग रखा जाता है, ये बोलती है कॉग्निटिव थ्योरी। द पर्पज ऑफ लर्निंग देयरफॉर इज टू टीच द ब्रेन टू इंगेज इन सच क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर लर्निंग का पर्पज क्या है, किस लिए लर्निंग करवाई जा रही है इस थ्योरी के हिसाब से, ताकि ब्रेन को ये सिखाया जा सके
कि कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करनी है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन सी थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव मतलब कॉग्निजेंस, नॉलेज होता है, ब्रेन होता है। ओके, तो कॉग्निटिव थ्योरी ब्रेन के इक्वल होती है। फिर आता है तीसरी थ्योरी हमारी आती है फ्रेंड्स ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं, ऑर्गेनिज्मिक या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। दीज थ्योरीज होल्ड दैट लर्निंग अकर ओनली व्हेन लर्नर्स हैव द फ्रीडम टू लर्न व्हाट इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट टू देयर पर्सनल लाइफ सिचुएशन। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी क्या मानती है, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी क्या मानती है कि लर्निंग तभी होती है जब लर्नर को फ्रीडम मिले लर्न करने की, यानी कि उसको आज़ादी दोगे तो ही वो सीखेगा, और सीखे भी का जो उसकी लाइफ पर्सनल लाइफ सिचुएशन के लिए काम का है, जो रिलेवेंट है उसकी लाइफ सिचुएशन के लिए। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे लगता है कि मतलब फ्रेंच भाषा सीखने से मेरा कोई फ़ायदा होगा तो ही मैं उसको सीखूंगा, अदरवाइज क्या मतलब है मैं फ्रेंच क्यों सीखूं, क्योंकि मैं एक एडल्ट हूँ, मैं डिसाइड वही करूँगा जो मेरी लाइफ को फ़ायदा देगा, पर्सनल लाइफ में फ़ायदा देगा, उसी चीज़ को ही मैं लर्न करना चाहूँगा, ऐसा मानती है ऑर्गेनिज्मिक या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। तो यहाँ फ्रीडम टू लर्न होनी चाहिए। द पर्पज ऑफ लर्निंग इज टू इनकरेज ईच इंडिविजुअल टू डेवलप हिज आर हज फुल यूनिक पोटेंशियल। क्यों यहाँ पर लर्निंग करवाई जाती है, उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने पोटेंशियल को जाने, अपने पोटेंशियल को डेवलप करे, जो भी क्षमता है उसके अंदर। देयर आर थियरीज रिलेटेड टू द वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। अब ठीक है, यहीं पर ही खत्म हो जाती है ये बात। देयर आर थियरीज रिलेटेड टू वेरिएबल एसोसिएटेड विद द एक्चुअल लर्निंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो एक्चुअल लर्निंग टीचिंग सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। ये कुछ वेरिएबल्स को डिकेंजो और रॉबिन्स ने लिस्ट आउट किया है, हमें डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये तीनों थ्योरी आपको एक बार फिर से बताता हूँ। तो देखिए, हाउ वी लर्न की तीन थ्योरी हैं एज पर मैल्कम शेफर्ड नॉलेज। मैल्कम शेफर्ड नॉलेज के हिसाब से तीन तरीके की थ्योरी होती हैं जो एक्सप्लेन करती है कि हम कैसे सीखते हैं, हाउ वी लर्न। पहली थ्योरी है फ्रेंड्स हमारी मैकेनिस्टिक थ्योरी या बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। इस थ्योरी में क्या होता है, जो लर्नर होता है वो पैसिव होता है, मतलब कहने का कि एक्टिव रोल नहीं रहता है लर्निंग की प्रोसेस में, उसको जो कुछ भी हम बताएंगे वही सीखेगा। हम कोई इनपुट देते हैं, स्टिमुलस देते हैं, उसके बदले में एक प्री डिटरमाइंड पहले से ही फिक्स एक रिस्पॉन्स हमको मिलता है। दूसरे शब्दों में लर्निंग तभी होती है जब लर्नर, मतलब हम लर्निंग तभी मानेंगे जब हम कोई इनपुट दें, कोई स्टिमुलस दें, बदले में सही रिस्पॉन्स, राइट रिस्पॉन्स मिले, तो ही हम मानेंगे कि हाँ लर्निंग हुई है। कॉग्निटिव थ्योरी का मतलब होता है कॉग्निजेंस, नॉलेज होती है, नॉलेज ब्रेन है ना। तो दीज थ्योरी इक्वेट करती है मैन को ब्रेन से, ब्रेन के बराबर मानती है कि दिमाग और है ना इंसान एक जैसा है। इसके बाद में यहाँ पर इंसानों को दूसरों से अलग क्यों माना गया है, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स होते हैं और उनके पास ब्रेन होता है, किन के पास, इंसानों के पास, और उस ब्रेन का यूज करके वो क्रिटिकल थिंकिंग गहराई में सोच सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लर्निंग का पर्पज इस कॉग्निटिव थ्योरी के हिसाब से होता है कि ब्रेन को इस हिसाब से तैयार करना, इंगेज करना, ताकि वो इस तरीके की क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। ठीक, फिर आता है ऑर्गेनिज्मिक या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ऑर्गेनिज्मिक या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बोलती है कि भाई लर्निंग तभी होगी जब व्यक्ति को लर्न करने की आज़ादी दोगे और वो चीज़ें लर्न वही करेगा जो उसकी लाइफ सिचुएशन, पर्सनल लाइफ में फ़ायदा करेंगी। पर्सनल लाइफ में अगर फ़ायदा करेंगी तो ही वो उन चीज़ों को लर्न करेगा। तो आज़ादी होनी चाहिए प्लस वो अपने काम की चीज़ सीखेगा, कहने मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है कि इंडिविजुअल व्यक्ति को अपना पोटेंशियल जो है पूरी तरह से वो यूटिलाइज कर सके, अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से डेवलप कर सके, उसी के लिए ये लर्निंग की जाती है। देयर आर थ्योरीज रिलेटेड टू द वेरिएबल्स एसोसिएटेड। बहुत सारे वेरिएबल होते हैं जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशन से जुड़े हुए होते हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल हैं, जैसे देखिए, लर्निंग इज इनहेंस व्हेन द लर्नर इज मोटिवेटेड। लर्निंग बढ़ जाती है जब लर्नर मोटिवेटेड होता है। लर्निंग में फीडबैक की जरूरत होती है। रीइंफोर्समेंट से इंक्रीज होता है कि लर्नर का बिहेवियर रिपीट हो। प्रैक्टिस से लर्नर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। लर्निंग ट्रांसफरेबल होनी चाहिए जॉब, यानी जो कुछ भी लर्न किया उससे जॉब पे प्रभाव आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये हैं कौन से फ्रेंड्स, किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक, तो उसमें डिकेंजो और रॉबिन्स ने कुछ वेरिएबल्स को लिस्ट आउट किया है टीचिंग लर्निंग के लिए। तो लर्निंग इज इनहेंस्ड व्हेन द लर्नर इज मोटिवेटेड। लर्निंग कब बढ़ती है, जब लर्नर जो सीखना है वो मोटिवेटेड होगा तो लर्निंग अच्छी होगी। दिस मीन्स दैट लर्निंग एक्सपीरियंस मस्ट बी सो ऑर्गेनाइज्ड दैट इट शुड क्रिएट डिजायर टू लर्न। तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग एक्सपीरियंस इतना ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि लोगों के अंदर में
सीखने की इच्छा जाग जाए, लर्निंग एक्सपीरियंस हम इतना बढ़िया बनाएं कि लोगों के अंदर लर्न करने की इच्छा जाग जाए, वो मोटिवेटेड फील करे। लर्निंग में फीडबैक की जरूरत है। फीडबैक क्या, अगर आपने कुछ सीखा है, आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, फिर अगर मैं आपसे एमसीक्यू करवाऊँ, मॉक टेस्ट ले लूँ इस चैप्टर का, तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्थिति क्या है, आपने जो सीखा वो समझ में आया या नहीं आया, आपको याद है या गायब हो गया। तो उसके आधार पर, फीडबैक के आधार पर फिर दोबारा आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज नेसेसरी फॉर लर्नर टू इम्प्रूव अपॉन हिज मिस्टेक। तो मतलब हमने जो सीखा उसका क्या रिजल्ट आया, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम अपनी जो मिस्टेक्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फीडबैक से ये पॉसिबल होता है। फीडबैक आल्सो टेंड टू एक्ट एज मोटिवेटर व्हेन द लर्नर नोज दैट ही इज प्रोसीडिंग इन द राइट डायरेक्शन। फीडबैक जो है आल्सो टेंड टू एक्ट एज मोटिवेटर, मतलब अगर आपको फीडबैक मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्म किए रहेंगे तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है, किसके लिए, लर्नर के लिए, जो कि क्योंकि उसको ये पता होता है कि वो सही दिशा में बढ़ रहा है। अगर मतलब फीडबैक आया, मैंने बोला कि आपकी अच्छी तैयारी चल रही है, आपने 20 क्वेश्चन मैंने करवाए एमसीक्यू और आपने 18 के आंसर दिए, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, काम अच्छा चल रहा है। तो फीडबैक यहाँ पर भी फायदा कर जाता है। रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड दैट द लर्न्ड बिहेवियर विल बी रिपीटेड। तो रीइंफोर्समेंट से क्या होता है कि जो लर्न बिहेवियर है उसको रिपीट किया जाता है। रीइंफोर्समेंट मतलब एक तरीके से तारीफ करना किसी को, है ना, दोबारा से याद दिलाया जाए, अगर किसी चीज़ को रीइंफोर्स किया जाए तो उससे उस बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिहेवियर दैट इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड आर इनकरेज्ड एंड देयरफॉर सस्टेन्ड। तो अगर कोई व्यवहार है आपका, उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया गया, लोगों ने उसकी अप्रिसिएशन की, तो उस केस में आपको इंकरेजमेंट मिलती है और आप उस व्यवहार को सस्टेन करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उस व्यवहार को दोबारा से रिपीट करते हैं। प्रैक्टिस इंक्रीजेज लर्नर्स परफॉर्मेंस। किसी लर्नर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में प्रैक्टिस का बहुत बड़ा हाथ होता है। लर्नर्स नीड टू प्रैक्टिस व्हाट दे लर्न। जो कुछ भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको CIB पास होने और फेल होने में कोई चीज़ अगर गड़बड़ करेगी तो दैट्स रिवीजन एंड प्रैक्टिस, है ना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन में ही प्रैक्टिस भी आ जाती है आपकी, तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग मस्ट बी ट्रांसफरेबल टू द जॉब। जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आप अपनी जॉब पे अप्लाई कर सकें, ये जरूरी है। लर्निंग इज ए स्किल जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट विल नॉट वर्क, इट मस्ट बी पॉसिबल टू अप्लाई व्हाट इज लर्न। ठीक है, तो मतलब हमने केवल बस सीख लिया है कि हाँ ठीक है, हमको सीखने के लिए कहा गया है किसी स्किल को, तो हमने सीख लिया है, वो फ़ायदे का सौदा नहीं है। हम उसे अप्लाई कर सकें, जो कुछ भी हमने सीखा है, तभी हमारा फ़ायदे का काम होता है। ठीक है, तभी हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, व्हाइल इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव ट्रेनिंग सब सिस्टम ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू एडल्ट लर्निंग शुड बी कंसिडर्ड एंड केप्ट एज बैकड्रॉप, जैसे हु नीड्स ट्रेनिंग। तो बोल रहे हैं कि जब अगर एक इफेक्टिव ट्रेनिंग सिस्टम, सब सिस्टम आप ट्रेनिंग का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो जितने भी एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। जैसे किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कौन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ट्रेनिंग हम डिफरेंट ग्रुप्स को दे सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट ग्रुप फॉर द ट्रेनिंग कोड भी यंग रिक्रूट हो सकता है, एकदम नया कोई ज्वाइन किया हो, कोई स्पेशलिस्ट है उसके लिए, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए, सीनियर एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, तो इन सबको मतलब ये अलग अलग ग्रुप हैं जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ठीक है, तो 4 लेवल पर इन्होंने बांटा है। यंग रिक्रूट एकदम नया ज्वाइन किया है, IT स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं और क्रेडिट स्पेशलिस्ट, इस तरीके के। मिडिल लेवल के एग्जीक्यूटिव आपके AGM DGM हो गए, सीनियर और टॉप लेवल में GM और ED वगैरह और MD वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, अब हर एक की ट्रेनिंग अलग अलग तरीके की होती है। द कंटेंट एंड नेचर ऑफ ट्रेनिंग फॉर द ग्रुप्स विल वेरी, मतलब हर एक ग्रुप के लिए अलग तरीके की ट्रेनिंग, अलग तरीके का नेचर होगा उसका। कैसे, फॉर द यंग वंस इट मे बी मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो जो नए लोग हैं, यंग रिक्रूट जो आपने रखे हुए हैं, इनको जो आप ट्रेनिंग देंगे उनको मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक सिखाइए कि कैसे मैनेजमेंट संभाला जाए, क्योंकि वो अभी नए नए आए हुए हैं। ठीक है, जो अनुभवी हैं, दोज विद द एक्सपीरियंस, उनके लिए इट मे सेंटर अराउंड देयर बीइंग इनेबल टू टेक अप मोर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। मतलब जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, पहले से ही मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, तो उनके लिए जो लर्निंग आप करवाएं, जो आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मोर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को टेकअप करने के लिए रेडी रहें। ठीक है, स्पेशलिस्ट के लिए, फॉर स्पेशलिस्ट द ट्रेनिंग शुड कीप देम अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन।
जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, मान लीजिए कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, आईटी ऑफिसर मैनेजर है या मार्केटिंग ऑफिसर मैनेजर है, तो इनके लिए क्या करना होगा कि हम ऐसी जो है ट्रेनिंग इनके लिए ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि ये जो जिस फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन के हैं, अगर आईटी के हैं तो इनको आईटी में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है उससे रिलेटेड चीज़ें सिखाएं, मार्केटिंग के हैं तो मार्केटिंग में क्या नया आया हुआ है उसको सिखाएं, लाइक दैट। ओके, इनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में सीनियर और टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, इट कुड बी रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ विजन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस स्ट्रेटजी। जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ये सब नहीं सीखना, उसको अपनी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बनना है, उसको क्या चाहिए, उसको विजन चाहिए कि कैसे इस कंपनी को आगे ले जाया जाए, कैसे बिजनेस की भावना को बढ़ाया जाए, कैसे बिजनेस स्टडीज डेवलप की जाए, कैसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट करवाया जाए। इन सब चीज़ों के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बन, तो बस कंटेंट यहीं पर हमारा ख़त्म होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई देखिए क्या होता है कि डिकेंजो और रॉबिन्स ने कुछ लर्निंग और टीचिंग से रिलेटेड वेरिएबल्स को यहाँ लिस्ट आउट किया है कि लर्निंग इन्हेंस हो जाती है अगर लर्नर मोटिवेटेड फील करता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर लर्निंग ऐसे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए कि उसकी इच्छा जो है लर्न करने की बढ़ जाए, मोटिवेटेड वो फील करे। लर्निंग में फीडबैक की नीड होती है, ठीक है, फीडबैक की ज़रूरत होती है। तो रिजल्ट अगर आपको पता चलेगा तो उससे क्या होता है कि अपनी मिस्टेक से वो सीखेगा कि हाँ हमने गड़बड़ कहाँ पर की। मैंने आपको उसका एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपसे एग्जाम करवा दिया जाए इसी चैप्टर का तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना सीखा, कितना गड़बड़ हो गई। ठीक है, उसके बाद में फीडबैक या मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपने सही मतलब आपका रिजल्ट अच्छा आया, 20 में से 18 क्वेश्चन सही हो गए, तो एक मोटिवेशन का काम करेगा आपका फीडबैक। और क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। रीइंफोर्समेंट, अगर किसी पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज किया जाता है, रीइंफोर्स किया जाता है, अच्छा माना जाता है, तो आप उसको सस्टेन करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, दोबारा उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं। घर जैसे आप आए, किसी के पैर आपने छुए रिश्तेदारों के, और घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आप उस व्यवहार को दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस से लर्नर की परफॉर्मेंस बढ़ती है। जो कुछ भी सीखा उसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है। लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ लर्न कर लिया इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको अपनी जॉब में कैसे अप्लाई करें वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमने जो स्किल सीखी है उसको हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो जब आप जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ट्रेनिंग के लिए 4 तरीके के ग्रुप को मतलब जो है इन्होंने बताया कि 4 तरीके के ग्रुप हैं जिनको ट्रेनिंग हम दे सकते हैं। यंग रिक्रूट जो अभी अभी हायर हुए हैं, पीओ वगैरह बने हैं, स्पेशलिस्ट या क्लर्क बने हैं। स्पेशलिस्ट हो सकते हैं आईटी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, आईटी मैनेजर, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, एजीएम, डीजीएम, चीफ मैनेजर, सीनियर और टॉप एग्जीक्यूटिव आपके जीएम एंड ईडी वगैरह, एमडी वगैरह। ठीक है, अब ये जो ग्रुप हैं हर एक ग्रुप की ट्रेनिंग का अलग फंडा होगा, अलग नेचर होगा। ठीक है, जैसे अगर यंग रिक्रूट है तो उसको हम मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक सिखाएंगे। जो स्पेशलिस्ट होंगे, जिस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं वो चीज़ उनको हम सिखाएंगे। जो मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो ये और आगे की पोजीशंस को होल्ड कर सकें उसके लिए इनको कैपेबल बनाने की ट्रेनिंग देंगे। सीनियर और टॉप एग्जीक्यूटिव को हम जो ट्रेनिंग देंगे उसमें उनके अंदर विजन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप वगैरह करने के लिए हम इनको फ्यूचर रेडी करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस यहीं पर अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। पूरी एडल्ट लर्निंग हमने समझ ली। थैंक यू सो मच फ्रेंड।